हेलो साथियों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर के बारे में बताइए। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी में, यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश में ये, ठीक है। यूपी की वैकेंसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो अदर स्टेट के बच्चे हों वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्यूबवेल ऑपरेटर के आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटीआई का रिप्लाई आया है, ठीक है। उसके साथ में कुछ और फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। वो क्या बात करेंगे, वो यहाँ है कि वैकेंसी कब आएगी, बिल्कुल फैक्ट के साथ, एक्चुअल डाटा के साथ, जो भी आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद पोस्ट कितनी रहेगी वो भी फैक्ट के साथ देखेंगे, डाटा के साथ हम लोग देखेंगे, है ना। कोई ऐसा हवाबाजी वाला काम नहीं। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जनरली कि रोज जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन, इस टाइप का कोई काम नहीं है। काम पढ़ाना है तो सिर्फ पढ़ाना ही है। बट बीच बीच में वैकेंसीज का मोटिवेशन ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये लगे कि हमारी जो पढ़ाई चल रही है उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा या नहीं, है ना। इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। उसके बाद हम लोग कुछ परीक्षा पैटर्न पे बात करेंगे और योग्यता में कुछ योग्यता आईटीआई के अलावा भी इस बार जो है चेंज की जा रही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आईटीआई के एक अलावा भी कुछ योग्यताओं में चेंज किया जा रहा है, ऐसा विचार किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी कब आएगी, तो ये अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है ना। 2 दिन पहले की न्यूज़ है। अभी मैं आपको आरटीआई भी दिखाऊंगा, पहले की न्यूज़ है ये। 2 दिन पहले की न्यूज़ है सर, देखिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी की जा रही है। कहाँ का है ये, लखनऊ का है न्यूज, है ना। पढ़िएगा ध्यान से। विशेष संवाददाता, राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना चाहती है। इसके लिए बाकायदे विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए संबंधित आयोगों को 15 दिन में भेजने का निर्देश दिया है ना। अधियाचन, अधियाचन क्या होता है, अधियाचन बेसिकली क्या होता है कि देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी एक संस्था है ना, जो क्या करती है, आपकी रिक्रूटमेंट करती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर वो वहां से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके भेजती है कि भैया ये कैंडिडेट जो है अच्छे हैं, हमने बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, 2 लाख 3 लाख में हमको 2000 3000 कैंडिडेट मिले हैं। अब आप अपने हिसाब से जिस भी डिपार्टमेंट में इनको चाह रहे हैं रिक्रूट करिए, ठीक है। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सिंचाई विभाग हो गया, जल निगम हो गया, आवास विकास हो गया, वो सब क्या करते हैं, अधियाचन भेजते हैं कि हमारे यहाँ इतने खाली पद हैं भाई साहब, आप क्या करिए कि ये जो है इतने खाली पद के लिए इस योग्यता के अनुसार हमको बेस्ट कैंडिडेट चुन के दीजिए। तो वो क्या होता है, अधियाचन क्या होता है, डिपार्टमेंट द्वारा भेजा जाता है ना। डिपार्टमेंट द्वारा क्या किया जाता है, अधियाचन भेजा जाता है, किसको, यूपी ट्रिपल एस सी को। तो ये व्यवस्था पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, रजिस्टर पे लिख करके फिर धीरे से उसको अप्रूव करते थे, धीरे धीरे देखते थे कहाँ जोड़ा घटाया, उसके बाद फाइल जाती थी, 4 6 जगह साइन होने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी पहुंचती थी। तो अभी क्या है कि इसमें जो है 15 दिन के अंदर जितने भी उत्तर प्रदेश में, जितने भी, कोई यूपी ट्रिपल एस ट्यूबवेल ऑपरेटर ही नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट को यह संदेश दिया गया है कि आप 15 दिन के अंदर ऑनलाइन तरीके से क्या करें, अधियाचन यूपी ट्रिपल एस या यूपीपीएससी को भेजें, ठीक है। कहने का सीधा सा मतलब ये था। प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए ई अधियाचन के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था लागू की गई है। तो ई अधियाचन लग गया है ना। ई अधियाचन, अब इससे फायदा क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। रिक्त पदों का ब्यौरा यूपी ट्रिपल एस तक पहुंचने में मेन प्रोसेस वही होता था। इसका एक फायदा और होगा कि जैसे किसी डिपार्टमेंट में 5000 वैकेंसी खाली है अभी, ठीक है, मान के चलिए, और अधियाचन भेजते भेजते 2 से 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग जाते हैं, और उस 6 महीने के अंतराल में यूपी ट्रिपल एस की तो ये 5000 वाली फाइल गई, लेकिन तब तक में 6 महीने के बाद 5500 पोस्ट खाली हो गई, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इंस्टेंट होगा, तो अभी जो 5000 पोस्ट है वो पूरा, ये 5500 जो पोस्ट है ये पूरा यूपी ट्रिपल एस को जाएगा। तो वैकेंसी के इंक्रीजमेंट में भी इसका जो है योगदान अहम रहने वाला है, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और समूह क एवं ख को यूपीपीएससी को दिया है ना, ये तो सभी को पता होगा। प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाती है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर जल्द ही तैनाती की जाएगी। ये शिक्षा की बात हो गई, जिससे कि शिक्षकों की भर्ती के लिए भी आसार बनते दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव है भाई, है ना। जाहिर सी बात है, चुनाव के पहले तो लोगों को कुछ कराना नहीं है, जो भी करवाना है चुनाव में ही करवाना है, ठीक है। इसी बहाने हम सबको वैकेंसी मिल जाएगी। तो देखिए,
ये आरटीआई है, पोस्ट कितनी है, और फिर हम लोग एक्सपेक्टेड बात करेंगे कि कब जो है आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं और क्या चेंज किया गया है। देखिएगा, ये पूछा गया था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को, उत्तर प्रदेश लखनऊ को, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जो कि आरटीआई एक्ट है 2005, है ना। अगर आप लोगों को और भी किसी डिपार्टमेंट पे आरटीआई लगाना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा, या किसी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाना है तो नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं आरटीआई लगा दूंगा। 10 रुपये मात्र चार्ज लगता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई भी नागरिक लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, भारत का होना चाहिए। देखिएगा, उक्त सवाल क्या पूछे गए हैं, उक्त सिंचाई विभाग में नलकूप ऑपरेटर के कुल कितने पद हैं एवं कुल स्वीकृत पदों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। देखिए कितनी बढ़िया जानकारी पूछी गई है कि कुल कितने पद हैं हमको ये बताइए, और इस समय उन कुल पदों पे कितने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कितने खाली पद हैं पूरी डिटेल के साथ। दूसरा सवाल क्या है, उक्त सिंचाई विभाग में 1 जनवरी 2022 से अब तक कुल कितने पद रिक्त हैं। उक्त सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के कुल कितने पद रिक्त हैं एवं कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, उक्त सिंचाई विभाग में 1 जनवरी 2022 से अब तक सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के कितने पद रिक्त हैं, विवरण। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आप जो है इससे जानकारी संबंधित संलग्न करने की कृपा करें, है ना। ये सवाल पूछा गया। इसके जवाब में देखिए, उस विभाग ने क्या दिया है, उपरोक्त विषय कृपया जन सूचना अधिकारी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग लखनऊ का, ये इनका नंबर है, ठीक है। आपका आवेदन क्रमांक 19/6 को पहुंचा, ठीक है, 19/8 को, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए बिंदु संख्या 1 व 2, 1 व 2 का रिप्लाई इन्होंने क्या किया है, विभाग में नलकूप चालकों के कुल 18,811 पद, कितने हैं सर, 18,811 पद, कुल कुल कितने पद हैं, 18,811 पद हैं, एवं अनुभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर नलकूप चालकों के 12,407 पोस्ट फिल किए हुए हैं, है ना। 12,407 पोस्ट भरे हैं अभी, है ना। तो खाली कितने हैं आपके, 12,618, और ये लगभग 400 और, है ना, यानी कि 6400 प्लस पद, है ना। 6,400 से भी अधिक रिक्तियां अभी क्या हैं, विभाग के पास हैं, उनको जरूरत है मैन पावर की, जिसमें से कि ये इन्होंने क्लियर किया। अब देखिए बिंदु संख्या 3 व 4 क्या है, आप द्वारा मांगी गई सूचना सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पद के संबंध में है, उक्त पद इस विभाग के स्वीकृत सूची में नहीं है ना। बोरिंग टेक्नीशियन ये डिपार्टमेंट में नहीं है, इरिगेशन में नहीं है। तो देखिए, अगर आपको ये जानना होगा कि नलकूप चालक ट्यूबवेल ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, तो मेरे बगल में ही रहते हैं नलकूप चालक, और उनका पूरा कैबिन भी है, तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उनसे मैं आपका लाइव इंटरव्यू भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको पूछना होगा, सैलरी, काम, मैं तो देखता हूँ कि वो शाम को आते हैं और सुबह आते हैं साइकिल लेकर के, और ताला खोला और चालू किया और फिर बंद करने के टाइम पे और चले गए, है ना। तो बहुत अच्छी जॉब है, मेहनत करिए सब लोग, पढ़िए, ठीक है। तो ये क्या है, 6,400 प्लस पोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, योग्यता। योग्यता क्या है, आईटीआई है, सभी को पता है ना। योग्यता क्या है, आईटीआई है, 2 वर्ष की आईटीआई होनी चाहिए, है ना। 2 ईयर की अगर आपके पास आईटीआई है तो आप नलकूप चालक में आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक सलाह मैं अभी से आप सबको देना चाहता हूं कि आज ही फॉर्म भरें, किसका, CCC का, जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अब सारे काम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, है ना। मान के चलिए कि आपके पंप हाउस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको आप रजिस्टर से मेंटेन करने का अब जमाना गया। अब आपको कंप्यूटर मिलेगा, उसमें आपको डालना पड़ेगा, है ना, कि क्या समस्या है, मेल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है ना। एक्सेल पे मेंटेन करना पड़ेगा आपने कि कितने बजे कब कब आपने चालू किया, कब बंद किया, ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस का सारा जो है काम आपको उसमें अपडेट करना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो नो डाउट अगर वो ये बात बोल देता है तो इसमें कोई नई बात नहीं रहेगी कि सर ये कहाँ से पूछ लिया गया। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, और होगी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र तो चाहिए ना भाई। आपको वेरीफाई कौन करेगा, कोई भी आके बोल देगा कि हमसे बनता है कंप्यूटर। तो ये ज़रूरी है, 3 महीने का कोर्स है, इसको आप लोग ज़रूर फिल कर दें, इसको कंप्लीट करके रखें। तो 2 साल की आईटीआई, और अगर बढ़ता है योग्यता तो यही आपकी रहने वाली है। तो ये ज़रूर कर लें, सभी से निवेदन है, और सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, अपने साथियों को, और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, अब परीक्षा पैटर्न पे देखते हैं क्या है। परीक्षा पैटर्न, एक तो रिटन एग्जाम होता है ना, लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि डीवी होता है ना। उसके बाद परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधार पर रहेगी, यानी ऑब्जेक्टिव रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव रहने वाली है भाई। परीक्षा कैसी रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी। परीक्षा कुल 120 अंकों की होगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे, टोटल
120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स के, है ना, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का, है ना, एक नंबर का, एक क्वेश्चन बराबर एक नंबर रहने वाला है ना। एक अंक होगा। परीक्षा दोनों भाषा में होगी, हिंदी और अंग्रेजी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हिंदी वाले हैं उनको भी कोई समस्या नहीं, अंग्रेजी वालों को भी नहीं। ट्यूबवेल ऑपरेटर परीक्षा की समय अवधि 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भाई, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपके काट लिए जाएंगे धनात्मक नंबर से 1/4 नंबर। यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती में कोई साक्षात्कार यानी कि कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, ठीक है, कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। ग्रुप सी के सभी पोस्टों से इंटरव्यू हटा दिया गया है, क्योंकि वो करप्शन की जननी होती है इंटरव्यू। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अगर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बोरिंग टेक्नीशियन की, हमने फ्री में पढ़ाया था, पूरी क्लास कंप्लीट करवाई थी, वो जा करके आप पढ़िए अभी से, है ना। कहीं से अभी जो है किसी का भी कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में क्या चेंजेस हो अभी किसी को कुछ नहीं पता है। ये जो भी सिलेबस, जो भी डाटा बताए जा रहे हैं वो पुराने आधार पर बताए जा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल तरीके से जो भी है चीज़ों को आप पढ़िए। जो कॉमन चीज़ है जैसे कि हिंदी आप पढ़िए ही पढ़िए, है ना। साथ में सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर चेंजेस होगा तो आपके ट्रेड संबंधित प्रश्न में चेंजेस हो सकता है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित, ठीक है, जैसे ही वैकेंसीज आती हैं या आप पहले भी बोलेंगे तो मैं इसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 15 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहने वाला है, 15 क्वेश्चन आपका जीके से रहने वाला है और 30 क्वेश्चन आपका कहाँ से रहने वाला है, मैथ से रहने वाला है और रीजनिंग से रहने वाला है ना। तो मैथ रीजनिंग आपकी 30 रहने वाली है और 60 आपका कहाँ से रहेगा, आईटीआई की ट्रेड से रहेगा, आईटीआई ट्रेड से रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि इसमें वेरियस ट्रेड अलाउ है ना, वायरमैन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, फिटर हो गया, ये सारी ट्रेड इसमें अलाउ है, आपको पता है। तो ट्रेड के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पिछली बार बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती चल रही थी उसमें सारे टीचर, कोई लेथ मशीन पढ़ा रहा है, कोई ड्रिलिंग पढ़ा रहा है, कोई ब्रोचिंग पढ़ा रहा है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और हमने जो पढ़ाया है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख लीजिएगा, मैंने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया था, तो वही पढ़ के जाइएगा जो यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस में दिया हो, है ना। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसको भी यही रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज़ गुमराह ना करें, जो सिलेबस में दिया गया है उसी को पढ़ाएं। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो हिंदी में पूछे जाते हैं, है ना। पिछले एग्जाम्स के डाटा से लिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो वहाँ आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आराम से देख सकते हैं। फिर सामान्य ज्ञान हो गया, है ना, सामान्य विज्ञान आपको साइंस भी पढ़ के जाना है ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर पढ़ के जाना है, भारत का इतिहास पढ़ना है ना, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और जियोग्राफी, है ना, से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग का हो गया ये सिलेबस, है ना, न्यूमेरिकल परसेंटेज मैथ और रीजनिंग का सेम सिलेबस जो आप हर जगह अर्थमेटिक नॉर्मल पढ़ते चले आ रहे हैं वही आएगा। जो दिक्कत करेगा आपका वो करेगा भाई ट्रेड संबंधित प्रश्न, है ना। ट्रेड संबंधित प्रश्न आपको बहुत दिक्कत करने वाला है, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक सभी ट्रेड को है और उसको सभी ट्रेड को लेकर के एडवांस बनाना है, क्योंकि टेक्निकल है। तो इस बेस पे आपको सोचना है। इस भाग में अभ्यर्थियों से आईटीआई ट्रेड से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, जनरल नॉलेज जो कि आईटीआई से संबंधित हो, जैसे आधार सुरक्षा परिषद परिचय, व्यक्तिगत सुरक्षा, आधारभूत चोट निवारण, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, जोखिम के पहचान, परिहार, खतरा, चेतावनी, सावधानी के लिए सुरक्षा चिन्ह और निजी सुरक्षा संदेश, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग, उद्योगों में सम्मिलित विभिन्न सुरक्षा मानक, है ना, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ में विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मूलभूत तत्व, परिभाषा, विद्युत प्रवाह का प्रभाव, है ना। उसके बाद इकाई एवं व्याख्या, कंडक्टर की परिभाषा एवं गुण, इंसुलेटर एवं सेमीकंडक्टर, सोल्डर्स, फ्लक्स एवं सोल्डरिंग तकनीकी, ब्रेजिंग प्रतिरोधक के प्रकार एवं गुण, विशिष्ट प्रतिरोध,
ओम का नियम, साधारण विद्युत सर्किट एवं समस्याएं। प्रतिरोधक में प्रतिरोध का नियम आपको आएगा, सीरीज आएगा, समांतर एवं कॉम्बिनेशन सर्किट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल बनने फिक्स है। किरचाफ का नियम, यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है, बाकी थ्योरी तो आपसे पूछी जाएगी। हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत एवं उनका अनुप्रयोग। इंजीनियरिंग धातु के भौतिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी मेटल की होती हैं वो, जैसे कि रंग हो गया, गुण हो गया, भार हो गया, संरचना, चालकता, चुंबकीय, फ्यूजिबिलिटी, विशिष्ट गुरुत्व, यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जैसे लचीलापन हो गया, विस्तारण हो गया, योग्यता यानी कि मैलेबिलिटी हो गया, कठोरता हो गया यानी कि हार्डनेस, भंगुरता यानी ब्रिटलनेस, ठोसपन यानी टफनेस, टेंसिटी एवं देखरेख। उसके बाद वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, निर्माण, श्रेणीकरण, वाचन, अनुप्रयोग एवं देखरेख। यहां से भी आपसे सवाल पूछे गए थे पिछले बार भी। डायल वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। उसके बाद भाग 2 में आ जाइए तो इकाई की प्रणाली, जैसे कि एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई यूनिट, लंबाई की इकाई, द्रव्यमान एवं समय इकाई का रूपांतरण, पदार्थ विज्ञान यानी कि मटेरियल साइंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, भौतिक एवं यांत्रिक गुण प्रकार, जैसे लौह धातु, अलौह धातु, लौह एवं अलौह धातु में अंतर क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन, राट आयरन, स्टील का परिचय है ना, अलग अलग स्टील के प्रकार, मिश्र धातु स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलौह धातुएं, मिश्र धातुएं, द्रव्यमान, भार तथा घनत्व, जैसे द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान तथा भार की इकाई क्या है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है, घनत्व क्या है, घनत्व की इकाई क्या है ना, धातुओं का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। फिर चाल और वेग पे आएंगे तो विश्रांति एवं गति, चाल वेग में अंतर, त्वरण, गति के समीकरण, संबंधित सरल समस्याएं, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, फिर कार्य करने की इकाई एवं शक्ति का मात्रक। यहां से आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण, ऊष्मा और तापमान में, ये सारा टॉपिक वाइज मैंने कराया था, है ना। और बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो स्टैंप पे भी लिख के दे रहे थे, तो ऐसे लोगों से बचें। उसके बाद ऊष्मा और तापमान की इकाइयां, ऊष्मा और तापमान में अंतर, क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, तापमान का पैमाना हो गया, तापमान के विभिन्न पैमानों के बीच संबंध क्या है, थर्मामीटर क्या है, पायरोमीटर क्या है, ऊष्मा का संचरण क्या है, ये उसमें लिखा हुआ है, गलत है ना। चालन, संवहन, विकिरण, बल की परिभाषा, कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर फोर्स, है ना, और साधारण समस्याएं। साथ में स्ट्रेस स्ट्रेंथ, थोड़ा सा आपको एडवांस में जाना है, फिर से स्ट्रेंथ, सुरक्षा के कारक, एमएस के लिए स्ट्रेस, है ना, यानी कि माइल्ड स्टील, ये मृदु इस्पात के लिए स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन का वक्र पूछ रहा है, उसका बुनियादी अध्ययन यानी कि बेसिक स्टडी आपसे पूछेगा। उसके बाद तापमान मापी उपकरण, ठोस एवं द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा हानि, ऊष्मा अर्जन, चक्रीय गति में चक्रीय गति एवं रेखीय गति के बीच संबंध, एवं केंद्र पसारक बल एवं केंद्राभिमुख बल। ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपको करके जाना है। आप किसी किताब से पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, लेकिन सिर्फ यही टॉपिक करके आपको जाना है। बाकी वैकेंसी कब आएगी अगर इसके बारे में बात करें तो इस पेट से, है ना, जो 2023 में पेट हो रहा है भाई, उस पेट से वैकेंसी आना इसका क्लियर है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। पेट, इसका मतलब क्या है, पेट जो आपका 2023 का हो रहा है, इसको अच्छे से आप लोग करके आए, इसको अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। अगर इसमें आपके 60 प्लस भी आप स्कोर करके आते हैं तो सारे बच्चे ट्यूबवेल ऑपरेटर में एंटर करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि 60 प्लस लाइए, ऐसा नहीं कि इससे कम वालों का नहीं होगा, बट 15 टाइम्स वो लोग बुलाते हैं, तो आप 60 प्लस स्कोर करने की ज़रूर कोशिश करें। टेक्निकल एग्जाम है, बट आप लोग नॉन टेक बहुत बढ़िया से कवर कर रहे होंगे, मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास भी है ना। तो 60 प्लस स्कोर करके आए इस पेट में आप लोग, और इस प्लेट से वैकेंसी आना तय है। और जो आपको बताना था CCC, ये कोर्स में आप एडमिशन ज़रूर कराएं। वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसका पूरा PDF चाहिए सिलेबस का तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।